brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। तो इटावा कांड का असर अब उत्तर प्रदेश से बाहर दिखाई देने लगा है। जी हां, बिहार में इसका कैसा असर है? यूं तो बिहार में इस साल चुनाव है, लेकिन पूर्वी चंपारण मोतिहारी के एक गांव में, गांव के बाहर ब्राह्मणों के बारे में क्या लिखा गया है, क्यों उन्हें अब पूजा पाठ से रोका गया है और आखिर क्या इसका सियासी असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा, हम ये समझेंगे। इसके अलावा जानिए बाबा रामदेव कैसे खुलकर अब यादव पुजारियों के समर्थन में आ गए और उन्होंने क्या कहा है। कैसे उन्होंने कहा कि अगर कृष्ण हमारे आराध्य और इष्ट हैं तो हम नहीं तो कौन पूजेगा। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी में। तो बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। जी हां, बात इटावा कांड की हो रही है और इटावा कांड की चिंगारी अब उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार तक जा पहुंची। बिहार क्यों? बिहार में चुनाव भी है और इस कांड का असर भी। चंपारण के एक गांव में तो बकायदा लोगों ने ऐलान कर दिया है और इसे बड़े तौर पर लिखकर ऐलान कर दिया है कि इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा पाठ की इजाजत नहीं होगी। यादव बहुल गांव है और ये इटावा कांड का ही असर है। तो आखिर बिहार में ये चिंगारी कैसे पहुंच गई? सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यह मामला कहां का है और क्यों ऐसा हुआ कि पूजा पाठ के लिए अब ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है। और एक खास गांव में तो यह लिख ही दिया गया है कि अगर यहां ब्राह्मणों ने पूजा पाठ कराया तो फिर कार्रवाई की जाएगी। हम आपको पूरी बात दिखाएंगे भी, सुनाएंगे भी, लेकिन आप ये जान लीजिए कि बिहार में इसी साल चुनाव है और ये सियासी चिंगारी वहां तक पहुंच चुकी है। तो पहले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में बिजली के एक खंभे पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से ब्राह्मणों को यहां पूजा पाठ से रोक दिया गया है। कुछ लड़कों ने, कुछ युवाओं ने यह फैसला लिया, गांव वालों से बात की और उसके बाद एक बड़ा सा लिखा हुआ एक बोर्ड बनाकर उस पोल पर लगा दिया है। यूं कहें पोल पर ही पेंट करके बड़े बड़े शब्दों में इसे लिख दिया है। तो देखिए लिखा क्या है। तो इटावा कांड के बाद मोतिहारी के आदापुर प्रखंड का जो टिकुलिया गांव है, ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहां पर जो बात गांव के बाहर बिजली के खंभे पर लिख दी गई है, ये सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इस गांव में ब्राह्मणों का पूजा पाठ कराना सख्त मना है और अगर पकड़े गए तो दंड के भागी होंगे। ये आखिर क्यों लिखा गया? जिस तरीके से इटावा में यादव कथावाचकों के साथ घटना घटी है, उसके बाद से ही यादव समाज कहीं ना कहीं आहत है, उद्वेलित है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी जो भी यादव बिरादरी है वो इसका प्रतिकार, इसका विरोध करती हुई दिखाई दे रही है। यूं तो बिहार में चुनाव है, लेकिन चुनाव से इतर भी इस मामले को सामाजिक तौर पर भी देखा जा रहा है। जिस अनमोल यादव ने इस बोर्ड को बनाया है या इस बात को लिखा है बिजली के पोल पर, वो खुद भी शिखाधारी है और उसने क्या कहा है सुनिए। उसका कहना है कि जो भी धर्म ग्रंथों को जानने वाला होगा, जो भी इन धर्म ग्रंथों को अच्छे से पढ़ और समझ सकता होगा, जो मांस और मदिरा का सेवन नहीं करता होगा, सिर्फ उसे ही ये इजाजत होगी पूजा कराने की और वो किसी भी बिरादरी का हो सकता है। वो ब्राह्मण ही नहीं, वो चाहे किसी भी जाति का हो, अगर वो धर्म ग्रंथों को जानता हो, पढ़ सकता हो, व्याख्या कर सकता हो, जो मांस और मदिरा का सेवन नहीं करता हो, वो किसी भी बिरादरी का होगा, वही इस गांव में कथा कराएगा। तो बड़ा साफ है कि एक जागरूकता समाज में अब दिखाई दे रही है, खास करके युवा वर्ग में। आप सुनिए इस लड़के ने क्या कहा है। यादव भी है, अनमोल यादव नाम है और शिखाधारी भी है,
लेकिन इसने अपने गांव में ब्राह्मणों के पूजा पाठ पर रोक लगा दी। सिर्फ यही नहीं, उस गांव के युवाओं ने यह तय किया है और अब उस गांव में हालांकि कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन ये एक सोशल मैसेजिंग है जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और ये आने वाले वक्त में ये चीजें और बढ़ती हुई दिखाई भी दे सकती हैं। सुनिए इस अनमोल यादव, इस लड़के को, आखिर वो कह क्या रहा है। उत्तर प्रदेश की नफरत की आंधी, जातिवाद की आंधी बिहार को नहीं, ये कैसे जातिवाद की आंधी नहीं है। देखिए, जो हम यादव हैं, दूध बेचना हमारा धर्म नहीं है, हमारा धंधा है ना। वैसे कुर्मी का खेती करना धर्म नहीं, धंधा है। वैसे ही इन ब्राह्मणों का ये पूजा पाठ कराना धर्म नहीं, धंधा है जी। तो इसको हमारे कहने का मतलब है, हमारे गांव में वो लोग पूजा करा सकते हैं जिनको वेद ग्रंथ के विषय में मालूम हो, रामायण गीता के विषय में मालूम हो, पढ़ा लिखा हो, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता हो, ज्ञानी हो, वो बेशक किसी भी कास्ट का हो, वो पूजा करवा सकते। उधर उत्तर प्रदेश के इस घटना के बाद बिहार में भी चर्चा तो खूब है। पॉलिटिकल, राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर खूब प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन इसी साल बिहार में चुनाव होना है और इस तरीके की घटनाएं बिहार के चुनाव पर भी असर डालेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव ने जैसे ही यह कांड हुआ था उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दी थी और अगर ऐसे कांड होते रहे तो फिर अगड़ा बनाम पिछड़ा, अभी तो ये यादव बनाम ब्राह्मण की बात हो रही है, अगर किसी भी तरीके से ये फॉरवर्ड बैकवर्ड या अगड़ा पिछड़ा हो गया तो फिर बीजेपी के लिए कोई चांस नहीं बनेगा। 2015 में जब नीतीश और लालू साथ आए थे तब भी ये अगड़ा बनाम पिछड़ा में ये पूरी लड़ाई तब्दील हो गई थी और इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं ये उसी ओर इशारा कर रही हैं। तो बिहार की सियासत अभी सबसे ज्यादा गर्म होने वाली है और ये घटना कहीं ना कहीं वहां भी सियासी असर डाल सकती है। अगली खबर, तो इटावा कांड ऐसा है जिसमें सियासत भी नहीं थम रही। दूसरी तरफ अब साधु संतों के बाद ऐसे बड़े बड़े नाम जिन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम बनाया है वो भी इसमें कूद पड़े हैं। बाबा रामदेव मुख्य तौर पर हरियाणा के हैं लेकिन यादव बिरादरी से हैं। अभी तक आपने कथावाचकों को सुना, देखा, बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं जिनकी फॉलोइंग करोड़ों में है। राम भद्राचार्य जो कि सूरदास हैं, जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन रामायण, रामचरितमानस पर अथॉरिटी माने जाते हैं, लेकिन उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वो भी इसी जातिवाद के कहीं ना कहीं चंगुल में फंसे हुए हैं। उन्होंने भी ब्राह्मणों को लेकर ही बात कही थी कि ब्राह्मण को ही अधिकार है। यही नहीं, कई और कथावाचकों ने भी उसी तरफ इशारा किया था। कोई खुलकर बोला, कोई नहीं बोल पाया। उधर बाबा रामदेव अब मैदान में उतर आए हैं और बाबा रामदेव ने क्या कहा है? बाबा रामदेव ने कहा है कि भगवान कृष्ण यादवों के इष्ट हैं, उनके आराध्य हैं, तो उनकी कथा यादव नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? दूसरी तरफ कई ऐसे कथावाचक हैं जो अब खुल करके इस बात के समर्थन में आते जा रहे हैं कि किसी जाति विशेष का किसी धर्म ग्रंथ पर अधिकार न तो है और ना ही होना चाहिए। पहले आप बाबा रामदेव को सुनिए कैसे वो इस पूरे मामले में इटावा कांड के बाद यादव कथावाचकों के साथ खुलकर खड़े होते दिख रहे हैं। सुनिए बाबा रामदेव को। बोले तू भगवान की कथा नहीं करेगा? अरे बाउलो, भगवान कृष्ण महाराज यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बता? बात यहाँ कोई जात पात की नहीं है, हमारा भगवान भी दूसरे छीन ले, बताओ ये कोई बात हुई? लेकिन चाहे राम भद्राचार्य हो, चाहे ठाकुर देवकी नंदन महाराज हो या फिर शंकराचार्य हो, जी हाँ, अविमुक्तेश्वरानंद सरीखे शंकराचार्य तो खुल करके इस बात का विरोध कर रहे हैं कि किसी और को इस तरीके से व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार ही नहीं है ब्राह्मणों के सिवाय। तो अब बिल्कुल आमने सामने की बात है और अब एक बड़ा तबका अब खुलकर कहने लगा है कि सिर्फ ब्राह्मणों का ही अधिकार नहीं, ये हर उस शख्स का अधिकार है जो उस पद पर बैठने को डिजर्व करता है, यानी कि उसमें सिर्फ काबिलियत होनी चाहिए, जाति मायने नहीं रखती।
दूसरा विवाद बढ़ चला है बाबा बागेश्वर पर। हालांकि बाबा बागेश्वर के मुताबिक की बात करें तो उन्होंने न तो ब्राह्मणों का पक्ष लिया, ना ही यादवों का विरोध किया। हालांकि उन्होंने एक बात जरूर कही कि अगर यादव बिरादरी के लोग कथावाचक बनकर गए, कथावाचक थे और नाम बदलकर उन्होंने पूजा करना शुरू किया था, तो कानून हाथ में लेना कतई मंजूर नहीं है। आप उन्हें पुलिस के हवाले कर सकते थे, लेकिन शिखा काटा जाना या फिर इस तरीके से अमानवीयता करना ये कतई स्वीकार नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर के बारे में जो आरोप लगाए हैं वो आप सुन लीजिए। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? मगर अगर हाल के दिनों में देखें तो इस घटना के बाद अखिलेश यादव भी ब्राह्मणों को लेकर सीधे कोई बात नहीं कह रहे। वो ब्राह्मण शब्द का भी इस्तेमाल नहीं कह रहे, वो वर्चस्ववादी, सामंतवादी जैसे शब्द ही इस्तेमाल करते हैं। और अखिलेश यादव कतई नहीं चाहते कि पीडीए के नाम पर जो ब्राह्मण हैं वो पूरी तरीके से उनसे नाराज हो जाएं, या ब्राह्मण और यादवों में कुछ इस तरीके से सियासी दुश्मनी हो जाए कि उन्हें भी चुनावी नुकसान हो जाए। इसीलिए अगर आप देखें तो इस पूरे विवाद के बीच में ही अखिलेश यादव पहुंचते हैं संतोष पांडे के घर। जी हां, जो उनके पूर्व विधायक हैं, लंबुआ से विधायक रहे हैं, और उनके घर जाकर शामिल होते हैं, मीडिया से बात करते हैं। बाकायदा संतोष पांडे की मां जो पूर्व विधायक है उन्हें 10,000 रुपए भी देती हैं चुनाव के लिए। यही नहीं, शुभांशु शुक्ला के घर वो डिंपल यादव के साथ जाते हैं, परिवार से मिलते हैं। तो अखिलेश यादव इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज को बहुत सावधानी से देख करके चलने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये ब्राह्मण बनाम यादव ना हो जाए। हालांकि ये मामला इस तरीके का है कि ये जातीय संघर्ष की तरफ जाता तो दिख रहा है, लेकिन अब आखिर इसे रोका जाए तो कैसे रोका जाए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में ये घटना कुछ इस तरीके से फैल चुकी है कि अब इसे रोकना बहुत मुश्किल है। हालांकि जिस तरीके से अब बड़े बड़े लोग निकल करके सामने आ रहे हैं और इस मामले को किसी भी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, देखना यह है कि ये दोनों बिरादरियों के बीच का ये विवाद खत्म हो तो पाता है कि नहीं। लेकिन बिहार चुनाव के मद्देनजर अभी चूंकि कुछ महीनों में बिहार चुनाव होने हैं, तो इस तरीके के वीडियो, इस तरीके की बातें और इस तरीके से जातीय संघर्ष बीजेपी को जरूर भारी पड़ सकता है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी तक को सब्सक्राइब जरूर करें। और आखिर में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। धन्यवाद।